Hello my dear students, how are you all? This is Sonia Kaushik and now we are going to start a new topic biomolecules today. आज हम biomolecules start करेंगे. तो students, before starting our topic, let me introduce what is biomolecule. What do we mean by biomolecules? Alright students. So biomolecules are the, you can say, substances by which the all living organism are made up of. सभी living organism जिससे बने हैं. Like student, if we talk what is the basic unit of life, तो आंसर क्या आता है? सेल. ठीक है, आंसर आता है सेल. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आंसर क्या आता है? सेल. लेकिन सेल भी तो किसी से बना है. ऑलराइट, इसी तरीके से अगर हम नॉन लिविंग मैटर की बात करें, ठीक है, अगर हम नॉन लिविंग मैटर की बात करें तो स्टूडेंट बात आती है एटम की. जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट जिससे नॉन लिविंग थिंग्स बनी है, दैट इज़ एटम. चाहे दैट इज़ वाटर, चाहे वो वाटर है या गैस है या सॉलिड है. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी है. सो दैट इज़ मेड अप ऑफ एटम. एंड यू हैव हर्ड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर प्लांट, एनिमल और दे आर माइक्रोब्स, सो दे आर मेड अप ऑफ सेल. That may be unicellular, that may be multicellular. All right, this is the basic concept we know. But student, have you ever think that cell is made up of, means cell किससे बना हुआ है? Have you ever think about that? Yes. So let me begin the topic with that. तो देखिए students, अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं. बायोमोलिक्यूल्स अभी हम बात करेंगे. बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स से क्या बनता है? सेल. सेल से क्या बनेगा? टिश्यू. ठीक है, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन. और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम विल गिव राइज टू ऑर्गेनिज्म. इज इट इट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से. सो बेसिक यूनिट इज सेल. सेल क्या है? बेसिक यूनिट है स्टूडेंट्स. लेकिन अगर पूछे कि सेल किससे बना है, सो द आंसर इज बायोमोलिक्यूल्स. अब बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या स्टूडेंट्स? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. ऑल लिविंग organisms made up of some compounds, some elements and compounds. ठीक है, specifically containing कार्बन. ठीक है, क्या है? कार्बन. ठीक है, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल्स. अब हम बात करें अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन. अमीनो एसिड आर द बेसिक यूनिट जिससे प्रोटीन बनता है. ठीक है, और मोनोसैकराइड्स यानी कि जो सिंपल शुगर है, मोनोसैकराइड से क्या बनती है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स शुगर, या हम कहें पॉलीसैकराइड. ऑलराइट, इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमेरिक यूनिट, और उससे क्या बन जाते हैं फिर? न्यूक्लिक एसिड. इजंट इट? तो हम देखें लाइक इन केमिकल सब्सटेंसेस, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर. इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी पॉलीमेरिक कंपाउंड हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड है, ऑल आर मेड अप ऑफ सम स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट्स. एंड दैट मोनोमेरिक यूनिट्स and along with this complex molecule, these are called biomolecules. All right, so how can we differentiate the monomeric and the polymeric unit in language of biomolecules? तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? देखिए हम क्या कहेंगे उसको. देखिए ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, मोनोमेरिक या हम कहें सिंपल यूनिट्स हैं, सिंपल यूनिट्स, मोनोमेरिक सिंपल यूनिट्स, चाहे वो अमीनो एसिड है या वो न्यूक्लियोटाइड्स है या फिर वो मोनोसैकराइड्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स. क्लियर?
और अगर इन्हीं से हम बात करें क्या बन जाता है, इन माइक्रोमोलिक्यूल्स दे गिव राइज टू मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लाइक माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, जैसे कि प्रोटीन है या फिर पॉलीसैकेराइड्स हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड हैं या फिर हम बात करें लिपिड्स है। ठीक है, और क्योंकि प्रोटीन के अंदर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं तो स्टूडेंट्स ये होमोपॉलीमर ना होके हेट्रोपॉलीमर है। नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपटीशन, क्योंकि देर आर 20 अमीनो एसिड। ठीक है, हम प्रोटीन का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, बट देर आर 20 बेसिक अमीनो एसिड दैट आर बेसिक, दैट आर एसिडिक, दैट आर एरोमेटिक, ऑलराइट, दैट आर सिंपल अमीनो एसिड दैट गिव राइज टू प्रोटीन. Any type of amino acid may be present. That's why protein is called a heteropolymer, not a homopolymer. Alright students, so it is very easy to differentiate these micromolecules and macromolecules. Like micromolecules are somewhere the monomeric units and the macromolecules are somewhere the polymeric units. So we can also call them biomicromolecules, biomacromolecules या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. तो स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट कि बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स एंड वन इज़ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. नाउ हाउ इट इज़ प्रूव्ड, कैसे प्रूव हुआ कि बायोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल से बने हैं या मैक्रोमोलिक्यूल से बने हैं. तो स्टूडेंट इसके लिए केमिकल एनालिसिस टेस्ट की हम बात करते हैं. केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू. लिविंग टिश्यू की अगर बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी है, तो उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, हम कहेंगे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो केमिकल एनालिसिस अगर की जाए लिविंग टिश्यू की, चाहे वो लिविंग टिश्यू प्लांट है, प्लांट टिश्यू आप ले लीजिए, या फिर हम ले लेंगे एनिमल टिश्यू. ठीक है, प्लांट टिश्यू आप ले लीजिए या फिर एनिमल टिश्यू अगर आपने ले लिया, एंड यू हैव ग्राइंडेड, आपने इसको ग्राइंड किया. कैसे ग्राइंड करेंगे, पेस्टल एंड मोर्टर एंड पेस्टल, मोर्टर एंड पेस्टल से आपने इसको ग्राइंड किया इन द प्रेजेंस ऑफ, लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर जब आपने इसको ग्राइंड किया स्टूडेंट्स, एंड ग्राइंड करने के बाद जो आपका पेस्ट आया उसको आप स्लरी कहेंगे. ठीक है, स्लरी आया, स्लरी को फिल्टर किया. ठीक है, स्लरी को फिल्टर किया, कैसे किया, आप यहाँ चीज़ क्लॉथ भी ले सकते हैं. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो टेक कॉटन क्लॉथ. तो स्टूडेंट्स जब ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा, यहाँ से फिल्ट्रेट, इसमें 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स यहाँ रहेंगे. एक एसिड सोल्यूबल, ठीक है, एक एसिड सोल्यूबल और एक एसिड इनसोल्यूबल, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, एसिड इनसोल्यूबल. स्टूडेंट इस एसिड इनसोल्यूबल पार्ट को हम रिटेंटेट भी कह सकते हैं. ठीक है, जो रह गया, जो बच गया, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक पार्ट है एसिड सोल्यूबल और एक पार्ट है एसिड इनसोल्यूबल. ऑलराइट, अब बात करते हैं कि वो एसिड सोल्यूबल के अंदर किस तरह के मॉलिक्यूल्स थे एंड एसिड इनसोल्यूबल के अंदर कैसे थे. ऑलराइट स्टूडेंट, सो हम बात करें अगर एसिड सोल्यूबल की, एसिड सोल्यूबल के अंदर वही सिंपल अमीनो एसिड से, न्यूक्लियोटाइड्स थे यहाँ पर कहीं ना कहीं, और क्या थे, सिंपल मोनोमेरिक यूनिट्स आप क्या ले सकते हैं, अमीनो मोनोसैकेराइड्स. यू कैन ऑल्सो कॉल देम शुगर्स. ठीक है, लाइक ग्लूकोज एंड ऑल दैट आर सिंपल सिंगल शुगर. ठीक है, शुगर भी आप बोल सकते हैं. लिपिड को भी अभी हम डिस्कस करेंगे. एसिड इनसोल्यूबल के अंदर क्या आया स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स. आप यहाँ कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स पॉलीसैकेराइड की.
पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। और हम यहाँ बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकते हैं, चाहे वो डीएनए है या फिर वो आरएनए है, ऑलराइट, दैट ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो या वो डीएनए है या फिर वो क्या है, आरएनए है। एंड अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, सो एसिड इनसोल्यूबल के अंदर एसिड इनसोल्यूबल जो पार्ट था, एसिड इनसोल्यूबल पार्ट जिसके अंदर मैंने बात की प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसैकेराइड जिनको हम बोल रहे हैं, या न्यूक्लिक एसिड है, दैट हैव मॉलिक्यूलर वेट उनका कहीं ना कहीं 800 किलो डाल्टन से 8000 किलो डाल्टन तक उनका जो है मॉलिक्यूलर वेट था। और वहीं अगर हम बात करें एसिड सोल्यूबल की, ये एसिड सोल्यूबल की बात करें स्टूडेंट, एसिड सोल्यूबल की, एंड एसिड इनसोल्यूबल की अगर हम बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या था, ज़्यादा, हम कह सकते हैं मोर देन 10,000 डाल्टन, ठीक है, किलो डाल्टन या डाल्टन आप लिख सकते हैं, तो ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो है ज़्यादा था, तो ये एसिड क्या है, इनसोल्यूबल पार्ट है, और एसिड्स, तो ये एसिड इनसोल्यूबल पार्ट दिस आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इनको हमने क्या कह दिया, माइक्रोमोलिक्यूल्स। सो अब आपको क्लियर हो गया, यानी कि ये बायोमोलिक्यूल्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर? नाउ अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इज अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लिपिड्स, these are not strictly macromolecules. स्टूडेंट्स, लिपिड्स को स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट देयर वेट, अगर इनकी हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, तो दैट इज सिमिलर टू माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसका माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द पॉलीमेरिक नेचर, अगर हम इसी पॉलीमेरिक नेचर की तरह बात करें, पॉलीमेरिक क्योंकि फैटी एसिड से कहीं ना कहीं बना है, तो पॉलीमेरिक नेचर है इसका किसकी तरह, मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह, और ये इनसोल्यूबल भी है, मैक्रोमोलिक्यूल की तरह क्या है, इनसोल्यूबल है। क्लियर? तो वी कैन नॉट से strictly we cannot say that lipids are included in micro or macromolecules. So sometime it is asked in competitive exam that why lipid is not regarded as strictly a macromolecule. So that is the reason behind this. Alright, तो students अभी यहाँ से आपको basic idea clear हो गया that some chemical elements are there like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. These chemicals are included in formation of various you can say organic compounds in our body like lipids, proteins, carbohydrates, all that are called biomolecules. All right, that may be micromolecules and that may be macromolecules on the basis of the difference between their acid soluble and soluble nature, insoluble and soluble nature, on the basis of molecular weight, on the basis of their polymeric nature and all. So generally micromolecules are the basic monomeric units and the macromolecules are generally present in the form of polymeric unit. One question here is that important point to note that proteins are specifically heteropolymers because all amino acids, whether they are 10 amino acid in a protein or 20 and whatever is the number of protein in a number of amino acid in a protein, but that are not same, never that are same. So that's why proteins are called heteropolymer, not a polymer. Alright students, so this is the basic idea of micromolecules. So they can be called as micromolecules and that can be called as macromolecules. ठीक है? Students, you can please correct the molecular weight here. Molecular weight that is from 18 to 800 Dalton. Please correct it. 18 to 800 Dalton. This is the molecular weight of
this micromolecule. All right, so macromolecules have more than 10,000 Dalton and above. ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है and above. ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स. आगे हम बात करते हैं कि और किस तरह के एलिमेंट्स हैं जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अलावा इनऑर्गेनिक क्या कंपाउंड्स हैं. तो स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोटोप्लाज्म, अगर हम देखें हमारे सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, हमारे सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज़ द, देखिए अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म भी आएगा, ऑलराइट, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसके अंदर आएगा. न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही किसके अंदर आएंगे स्टूडेंट? प्रोटोप्लाज्म के अंदर. अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर कुछ आयंस भी हैं, कुछ इनऑर्गेनिक हम कहेंगे, कुछ इनऑर्गेनिक क्या है? आयंस भी हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट्स के फॉर्म में है. या हम बात करें अदर एलिमेंट्स है जिनको हम फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट्स. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसके अलावा हम बात करें वाटर भी है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट 95% ऑफ वाटर इज़ देयर इन अ सेल, सेल के अंदर. और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बॉडी वेट की, बॉडी वेट ह्यूमंस में अगर हम बॉडी वेट की बात करें, सो 65 to 70% जो बॉडी वेट है दैट इज़ ड्यू टू वाटर. ठीक है, अब इसमें से जो कुछ वाटर है स्टूडेंट, जो वाटर है बॉडी के अंदर, उसमें से कुछ कैसा हो सकता है? इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर है, ठीक है, और कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर. What is intracellular and extracellular students? The amount of water that is present inside the cell, that is called intracellular, and the amount of water that is present outside the बॉडी दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर. ठीक है, तो 60-40 का कहीं ना कहीं रेशो है इसका, कि इंट्रासेलुलर वाटर जो है कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ज़्यादा है. एंड द वाटर कैन ऑल्सो बी डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं एंड कंबाइंड फॉर्म में वाटर जो है कितना है. ठीक है, सो वाटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेल. अगर हम बात करें स्टूडेंट इनऑर्गेनिक आयन की, इनऑर्गेनिक आयन दैट मे बी जिंक. ठीक है, वो जिंक भी हो सकता है, दैट मे बी आयरन, that may be different type copper, that may be calcium, that may be phosphorus. ठीक है, that may be phosphorus. तो different types of elements are there, that may be potassium, that may be sodium. ठीक है, अगर हम इन सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें स्टूडेंट्स, तो यू कैन से सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप के बारे में आपने सुना होगा, जो मेम्ब्रेन में है. ठीक है, मेम्ब्रेन पंप. ठीक है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप के बारे में आपने सुना होगा. एक्टिव है, मतलब एक्टिव एंड पैसिव के बारे में आपको पता है. दे टेक एनर्जी टू यू कैन से एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स. और कहीं ना कहीं ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हम इसको कहेंगे कि हमारी बॉडी में, या हम कहें नर्व इम्पल्सेस जो हैं, इम्पल्सेस वो कहीं ना कहीं इन एलिमेंट्स की वजह से. और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स आर देयर, that are due to these ionic salts and all. That salts also, these ions also helps in maintaining the osmotic pressure in our water. ठीक है, if we talk about calcium, that is important for our bones. Phosphorus, that is specifically important for ATP, that is an important constituent of membrane. Phospholipid layer is there. ठीक है, zinc is an important cofactor. Zinc is important cofactor for catalase enzyme. All right, and iron is very important for aconitase. ठीक है, like calcium is required for bones and muscle contraction के लिए भी important है, muscle contraction के लिए भी ये important है स्टूडेंट्स. और इसके अलावा बोन्स में भी फॉस्फोरस एंड कैल्शियम दोनों ही होते हैं, और फॉस्फोरस वहाँ पे ATP के लिए भी ज़रूरी है, बोन्स में भी ये होता है.
ठीक है। तो इस तरीके से दीज इनऑर्गेनिक एलिमेंट दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी एज फार एज यू कैन से ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसर्न, एज फार एज द you can say buffer system of our fluid that depends on the concentration of these ions. All right students, so these are very very important. So if we talk about why water is present in so much amount in our body, so water is a very good solvent. all right, ये वाटर बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट है वाटर, और बहुत ही अच्छा डिस्पर्जल मीडियम है, डिस्पर्जल मीडियम जिसमें डिफरेंट तरह के आयंस और डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स ब्रोनियन मूवमेंट से कोलाइजन कर सकते हैं एंड दैट कैन कोलाइड टू एंड रिएक्ट टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो उस सब के लिए भी वाटर इज़ अ एप्रोप्रिएट और यू कैन से मीडियम। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें फिर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर की, तो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पर है परसेंटेज दैट इज़ 45% और इंटर सेलुलर है 55% स्पेसिफिकली, ठीक है। सो और अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में जो बाइकार्बोनेट्स आयंस है, स्पेसिफिकली कौन से आयंस की हम बात करें, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, बफर सिस्टम, ठीक है। HCO3 होते बाइकार्बोनेट आयन, बफर सिस्टम है दैट मेंटेन्स pH, ठीक है, pH ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, very very important. So all this is student today we have discussed the basic idea of biomolecules. Now one by one we will discuss proteins, carbohydrates, nucleic acid in detail along with lipids, ठीक है, in detail. So one by one we will complete all these topic. All this is about the basic idea, what are biomolecules, how the living organism are related to these biomolecules. So we can say that if biomolecules are not there, there is no existence of cell. So first of all, these biomolecules are somewhere originated in our nature, and then they compile to form cell, and then evolutionary process occurs and the unicellular organism gives rise to multicellular organisms, all right, and organ system and all in multicellular organism. So this is all about today biomolecules. So we will do other topics, protein and other topics in detail in our next upcoming lecture. All right, thank you students.